नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आप शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं लेकिन एफडी और बैंक से ज्यादा रिटर्न की चाहत रखते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं और निवेश की सही रणनीति अपनाकर बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कैसे होगा निवेश, लक्ष्य के मुताबिक किस फंड में निवेश करना है, ये कैसे तय करें, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम देंगे हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। $12,000 की एसआईपी से 15 साल बाद कितना पैसा जमा होगा? म्यूचुअल फंड में निवेश ऑनलाइन करें या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए? निपॉन इक्विटी हाइब्रिड फंड में निगेटिव रिटर्न कई सालों से, तो क्या रोक दे निवेश? और फंडनामा में इस हफ्ते हम जानेंगे कि क्या आपको एनएफओ में निवेश करना चाहिए। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनसर्व इंडिया की फाइनेंशियल एजुकेटर मृन अग्रवाल। मृन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। ओके, पहला सवाल लेते हैं। सुभाष कराले जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुभाष जी, सुभाष जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, आपने एचडीएफसी के कई फंड्स में निवेश किया था सुभाष जी? हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? तो चालू ही है। अभी मेरे पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एल&टी मिड कैप फंड है और पराग पारिक लॉन्ग टर्म फंड है। और मेरी इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? और ये जो मेरा पोर्टफोलियो है वो ठीक है क्या? आपने जब शुरुआत की थी 2018 में एचडीएफसी स्मॉल कैप, टॉप 100 और एचडीएफसी इक्विटी, और ये आपने 2020 में बंद कर दी? हाँ, बंद कर दिया हूँ। और ये पैसे निकाले या उसी में छोड़ दिए? ना, मतलब वो उसका रिटर्न ठीक तरह से मेरे को नहीं, वो समझ में आ रहा है कि रिटर्न देखकर आपने बंद कर दिया, लेकिन जो 2 साल निवेश किया था वो पैसा उसी फंड में है या फिर उस पैसे को निकाल चुके हैं आप? नहीं, वो तो अभी एचडीएफसी का इक्विटी फंड वो भी बंद कर दिया और एचडीएफसी टॉप 100 वो भी बंद कर दिया और एचडीएफसी स्मॉल कैप भी वो बंद कर दिया। सिर्फ अभी ये 3 फंड चालू है। आप समझ नहीं रहे सुभाष जी। बंद कर, हाँ। आपने एसआईपी बंद कर दी है ना? हाँ, उसके हेलो मैडम, हाँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में चालू है। और तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सुभाष जी, हाँ, कि 2 साल जो आपने एसआईपी की थी वो पैसे तो आपके उस फंड में गए थे ना, एचडीएफसी के तीनों फंड में। वो पैसे, हाँ, आपने वहाँ एसआईपी तो बंद कर दी, लेकिन जो 2 साल जमा हुआ था वो पैसा कहाँ है? वो उसी फंड में है या फिर उसको आपने शिफ्ट कर दिया है दूसरे फंड में? नहीं, वो अभी वो वापस बंद कर दी। एसआईपी बंद कर, एसआईपी मतलब एसआईपी जो है ना वो बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ। ओके, हाँ, सर, चलिए। 3 फंड इन्होंने, एक तो 2 साल के बाद ही अपना निवेश बंद कर दिया मृन, और उसके बाद 3 अलग अलग फंड हाउस के फंड्स में, स्कीम में निवेश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। अब बताएं कि एक तो ये स्ट्रैटेजी कि 2 साल में रिटर्न देखकर बंद कर देना और फिर से नया निवेश शुरू करना कितना सही है और अभी का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? देखिए, ज्यादातर यही देखा जाता है कि जब भी इन्वेस्टर्स नेगेटिव रिटर्न देखते हैं तो वो इमीडिएटली वो फंड में से एग्जिट कर देते हैं। ऐसा है कि एक तो जो इनका पहले का जो होल्डिंग था, तीनों एक ही फंड हाउस में था, तो इसमें क्या होता है ना कि काफी ओवरलैप हो जाता है इन द स्टॉक्स, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, विच मीन 7 years। अभी 2-3 साल में उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए।
तीसरी बात, अभी अगर जो हम इनका पोर्टफोलियो देख रहे हैं वो अच्छा है, बट मुझे फिर भी लगता है कि ये जो फंड्स खरीद रहे हैं ये नियर टर्म परफॉर्मेंस, मतलब पिछले 1-2 साल के परफॉर्मेंस को देखकर खरीद रहे हैं। तो ये एक और बात आपको बहुत अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए कि जस्ट बाय चेजिंग नियर टर्म परफॉर्मेंस यू आर नॉट गोइंग टू मेक रिटर्न। अभी जो आपने 3 फंड में निवेश किया है उसमें आप बने रहें, और उसमें आप बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए। और ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो SBI का जो स्मॉल कैप फंड है, सिंस इट इज अ स्मॉल कैप फंड एंड द मिड कैप फंड, इसमें एटलीस्ट आपको एक 10 इयर्स का होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा आप अंडर परफॉर्मेंस बीच में देख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें से एग्जिट कर दें। तो आप प्लीज बने रहिए अभी इस पोर्टफोलियो में। एंड बाकी जब भी आप फंड्स में निवेश करते हैं तो इनके अच्छे से स्टडी कीजिए, लॉन्ग टर्म में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है वो देखिए, ये नहीं कि मतलब पिछले 1 साल में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। जी हाँ, आप ये निवेश जो कर रहे हैं किसी की सलाह पे कर रहे हैं या अपने आप ही करते हैं? मैं आपका शो आपका देखते हैं? चैनल देखता हूँ और उसी पे डिफेंस में नहीं, आप मुझे ये लगता है कि आपका जो निवेश करने का तरीका है, आपने सही एसेट क्लास चुना है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से ना करें। आप सही तरीके से फंड सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, आप टिकेंगे नहीं बहुत दिनों तक। जैसे रिटर्न खराब होगा आप फिर से चेंज करेंगे। आप किसी प्लानर के पास जाके और उनके थ्रू आप अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ ठीक है। अभी के फंड्स ठीक है, लेकिन आप फिर भी किसी प्लानर के पास जाके आप उनकी सलाह लें, उनके साथ आप निवेश करें आगे का। ठीक है? हाँ ओके। अगला सवाल दीपांकर गौतम जी का लेते हैं। दीपांकर जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बरेली यूपी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ मैम, क्या कहते हैं कि अगर मैं एक SIP चला रहा हूँ 12,000 रुपए मंथ की। अच्छा जी, तो 12,000 में 15 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कितना उसमें प्रॉफिट होने की संभावना है? कितना रकम आप जोड़ना चाहते हैं? टारगेट क्या है आपका? जी जी जी। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका टारगेट क्या है, आप कितना जोड़ना चाहते हैं? मैं कम से कम 15 साल में तो इतना जोड़ना चाहता हूँ कि कम से कम मुझे अच्छा खासा, मेरे जब रिटायर हूँ तो मुझे अच्छा खासा मिल जाए। अच्छा खासा को एक नंबर दीजिए ना। जी 50 लाख, 1 करोड़, कितना? नहीं, एक आदमी मिल जाए 1 करोड़ के आसपास मिले तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। 1 करोड़ के पास बेहतर है, लेकिन 50 से ऊपर और 1 करोड़ के आसपास का। ठीक है, जी 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 जी। बताइए ये टारगेट पूरा हो सकता है क्या 12,000 15 साल के लिए अगर निवेश करते हैं तो? उमरन हो सकता है, अगर हम 12% के हिसाब से लेकर चलें एवरेज रिटर्न, तो इनका करीब 60 लाख तक बन सकता है। ऑफ कोर्स अगर रिटर्न ज्यादा आया तो ज्यादा भी हो सकता है, अगर रिटर्न कम आया तो कम भी हो सकता है। तो इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं कि इन्वेस्ट इन द राइट फंड्स। राइट फंड्स आप अपने रिस्क के हिसाब से देख लीजिए। सिंस आप रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यू कैन चूज मल्टी कैप फंड और यू कैन चूज मिड कैप फंड। ऑफ कोर्स मिड कैप फंड में ज्यादा रिस्क है, तो आप सोच समझ के अपने फंड्स चूज कीजिए सबसे पहले। दूसरी बात, आप बने रहें। और तीसरी बात, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये रिटायरमेंट के लिए है, तीसरी बात जो बहुत जरूरी होती है जब भी हम इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो ये है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग विद अ गोल इन माइंड, वो ये है कि जब आप अपने गोल के नजदीक आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आपका 15 साल का टाइम पीरियड है, तो एक बार 13 साल के बाद आप देख लें कि आपका कितना रिटर्न आया है और आपका कितना वैल्यू हो गया है। एंड अगर वो वैल्यू इज क्लोज टू योर गोल वैल्यू, तो आप थोड़ा सा उसमें से निकाल के रख दीजिए, ताकि उसके बाद अगर मार्केट गिरा या मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आई, तो एटलीस्ट you have taken out your money and your money will not fall further then, तो ये भी बात बहुत जरूरी होती है जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। जी जी, ओके। सो दीपांकर जी जी जी।
सुन रहा हूँ। तो 60 लाख के आसपास जुड़ सकता है अगर आप ये निवेश कंटिन्यू करेंगे तो। नहीं, कंटिन्यू तो करूंगा। इसमें कोई टैक्स भी कटेगा क्या इसके बाद? हाँ, आपने अगला सवाल लिखा था कि इसमें टैक्सेशन हाँ, क्या जी, होता जी। है। आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं, राइट? जी जी जी। इक्विटी का शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म तो यहाँ पे खैर मायने नहीं रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अमरिन। यस, अगर आपका कैपिटल गेन्स 1 लाख के ऊपर होता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज एप्लीकेबल आफ्टर 1 ईयर, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख के ऊपर होता है तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा आपको। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। विनोद गिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से फोन लाइन पे। विनोद जी से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करें। विनोद जी हैं हमारे साथ? विनोद जी थोड़ा तेज बोलिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, एक्चुअली मैं ये चाहता था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। अच्छा। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, कैसे होता है, ऑनलाइन होता है कि कोई एजेंसी के थ्रू जाना होता है। सुना तो था ऑनलाइन भी हो सकता था, लेकिन अभी ऑनलाइन में कितना सेफ्टी है ये पता नहीं है, इसीलिए, और कितना कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 10 इयर्स के लिए। मिनिमम 10 इयर्स के लिए। हाँ जी। और आपको बेसिक जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कितनी तरह? कुछ नहीं। आई एम लेमैन, टोटली लेमैन। ओके, तो एक लेमैन के नजरिए से अगर क्विकली हम इनको समझा सके पहले कि होता क्या है म्यूचुअल फंड, अमरिन? सबसे पहले तो विनोद जी आपको ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप्स के फंड्स होते हैं। फंड्स होते हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स होते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपका टाइम पीरियड शायद 10 साल का आपने बताया है, तो 10 साल के लिए आप दोनों ही फंड चूज कर सकते हैं। या तो आप सोच सकते हैं कि हम डेट फंड में जाएं। अच्छा, जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि म्यूचुअल फंड में कोई कैपिटल गारंटी नहीं है और कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। जो डेट फंड्स होते हैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट्स की तरह ही होते हैं, बट बॉन्ड्स आर इशूड बाय कंपनीज। अब डेट फंड्स में अलग अलग टाइप के डेट फंड्स रहते हैं और आप अपने टाइम पीरियड के हिसाब से एक डेट फंड चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपका है वो ये है कि अगर आपको शेयर मार्केट में एक्सपोजर लेना है तो आप इक्विटी फंड्स के जरिए ये कर सकते हैं। और इक्विटी फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मल्टी कैप या मिड कैप फंड। तीसरी बात, एक बीच की कैटेगरी है बैलेंस फंड, जहां पर इक्विटी भी होता है और बॉन्ड्स भी होते हैं। और इसमें एक और कैटेगरी है जिसमें जो एक्सपोजर होता है बॉन्ड्स या इक्विटी में वो बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। तो आपके एज के हिसाब से और द फैक्ट दैट यू ओनली वांट टू कीप इट फॉर 10 इयर्स, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे मल्टी कैप या मिड कैप। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड भी देख सकते हैं। बट मेरी राय ये होगी कि आप जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड की जो कैटेगरी है या जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, मेरी राय ये होगी कि आप उन फंड्स में निवेश कीजिए, क्योंकि उनमें आपको इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और आपकी ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग भी हो रही है। तो अगर मार्केट बहुत हाई है तो आप वो लोग रीबैलेंस करके इक्विटी कम कर देंगे एंड वाइस वर्सा। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप ये बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में निवेश कीजिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अगेन यही है कि आप बने रहिए। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा तो उस समय भी आप बने रहिए, इसमें से आप एग्जिट ना करें। मुश्किल होता है 1, 2 या 3 मिनट में पूरा डिटेल में बताना, लेकिन मृन ने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। 3 कैटेगरी है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। तीनों में रिस्क है, ऐसा नहीं है कि तीनों कोई भी रिस्क प्रूफ कोई भी नहीं है। तो आप
शुरुआत के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद हम बाकी कैटेगरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं मृन अग्रवाल। अगला सवाल लेते हैं, उदय शंकर ओझा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। उदय शंकर जी जी हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं यूपी गोरखपुर से। गोरखपुर से। निपॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड में निवेश किया है आपने, कितने साल हो गए निवेश किए हुए? हमने फरवरी 2018 में। और इस निवेश के पीछे का लक्ष्य क्या था? मैडम ऐसा है कि देखिए, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन हैं, जी 72 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। जी। तो इन्वेस्टमेंट पे हम लोगों के जितने थे, जो भी फंड थे, म्यूचुअल फंड में हम डाले हुए हैं। और मेरा मकसद सिर्फ एक था कि जो जैसे अब जो भी है उसमें से निकालते हैं, इसलिए पर्पज इसमें तो कोई नहीं कर सकते हैं। और 2018 में एक्चुअली कुछ करेक्शन चल रहे थे, तो उस समय हमने लॉन्ग टर्म से शिफ्ट कर दिया था इसमें हाइब्रिड फंड में। ओके। ये सोच करके कि ये बेटर रहेगा, बाद में जब फिर मार्केट सही होगा तो उसको शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन ये माफ फंड हम कीजिएगा, देख रहे मुझे हैं। ये सुनाई नहीं दिया। ये जो पैसे आपने निवेश किए हैं, इसी से आपका जो एक्सपेंसेस है इन्हीं से निकलता है? जी हाँ, म्यूचुअल ये स्पेशली इसी फंड से नहीं, मतलब बाकी म्यूचुअल बहुत फंड सारे- निवेश से बेसिकली। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश से ही। ओके। जी। अब इसमें काफी नुकसान हो चुका है पिछले 2 साल में, और जी। जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए। इसके अलावा आपके पास और जो फंड्स हैं उनके नाम आपको याद हैं क्या उदय शंकर जी? जी हाँ, बता सकता हूँ मैं। जी प्लीज बताएं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जी। और बैलेंस एडवांटेज फंड में मैडम एक चीज कहना था कि बाकी तो बेटर है, लेकिन HDFC का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो हम देख रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है। कितने बैलेंस एडवांटेज फंड है आपके पोर्टफोलियो में? बैलेंस एडवांटेज फंड हमारे हैं, एक सेकेंड में आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में है, ABSL का है, HDFC है, ICICI है और रिलायंस निपॉन। अच्छा ओके, ये 4 हो गए, निपॉन भी हो गए। और इसके अलावा कोई और फंड? जी हाँ, इक्विटी सेविंग में भी है HDFC का, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में भी है HDFC अच्छा। हाइब्रिड जो है, ओके। एग्रेसिव हाइब्रिड में है। तो अच्छे खासे फंड्स हैं आपके पास। संख्या मतलब मुझे लगता है कि 6-7 से के आसपास होगी, 6-7-8 के आसपास, है ना? ज्यादा ही है मैडम। अच्छा, ज्यादा ही है। ओके, जी। ऑलराइट। दोनों चीज़ों पे राय लेना चाहूँगी। एक तो ये निपॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड परफॉर्मेंस वाइज, यस इट इज़ बैड। अगर आप पिछले 1 साल 3 साल का देखें परफॉर्मेंस, 5 साल का भी बहुत ही 1 साल में तो -18.14%। किसी भी निवेशक का दिल बैठ जाएगा, और खासकर तब जब आप रिटायरमेंट के बाद आप इस पैसे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए। मृन, एक्चुअली अगर हम ये निपॉन का इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड अगर हम इसको देखते हैं, इसका एक रीजन है अंडर परफॉर्मेंस का, वो ये है कि दिस फंड वाज हैविंग वेरी हाई एक्सपोजर टू येस बैंक 81 bonds, and somewhere around March or April, Yes Bank 81 bonds, they had to write off the complete amount, जिसका मतलब ये है कि जो भी उनकी होल्डिंग थी ये येस बैंक के बॉन्ड्स में, ये इनको जीरो करनी पड़ी बेसिकली, राइट? तो इस वजह से अगर आप देखेंगे कि इस कैटेगरी में निपॉन का फंड इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ही इज होल्डिंग दिस फंड। एक बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगी इनका पूरा पोर्टफोलियो जानने के बाद कि मुझे लग रहा है कि एक 2-3 साल पहले ये ट्रेंड चला था कि आप
बैलेंस फंड में पैसे डाल दीजिए और आपको मंथली डिविडेंड मिल जाएगा जिससे आप अपने रेगुलर एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो देखिए, आई डोंट थिंक दैट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इज द राइट कैटेगरी फॉर दैट। एंड इसमें जैसे कि आपने देखा ही होगा पिछले 2 साल में, आपने खुद देखा होगा कि इसमें कितनी वॉलेटिलिटी रही है। तो अभी आपने निवेश किया है, जो फंड्स आपके पास हैं वो ठीक है, जो बाकी के जो आपने फंड बताए हैं वो ठीक है, बट और उसी में आप बने रहे, बिकॉज आई फील कि आपके एज के हिसाब से आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, बट इट्स फाइन। आई मीन इफ यू आर ओके विद इट देन इट्स फाइन। जो बाकी के फंड है आप बने रहे। निपॉन का आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप अभी एग्जिट करेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न ही आने वाला है। क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको होल्ड करना है या आपको एग्जिट करना है, बट इसका एक ही रीजन है, अंडर परफॉर्मेंस का मेन रीजन यही है कि जो बॉन्ड्स थे दे हैड टू मार्क डाउन द बॉन्ड्स टू 0। तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, होल्ड करें या फिर एग्जिट कर जाएं? सिंस इनको मंथली एक्सपेंसेस के लिए ये पैसों की जरूरत है, आई विल सजेस्ट कि आप एग्जिट कीजिए। और मुझे मतलब जो आई एम श्योर कि आपको ये जानकारी होगी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। तो एटलीस्ट फॉर योर रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए आपको मे बी उन सब गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम वाया वंदना योजना है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या पोस्ट ऑफिस MIS है, आई फील फॉर द मंथली एक्सपेंसेस वहां पर निवेश करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वहां फिक्स रिटर्न आ रहा है और आपको मंथली आ रहा है। जी चलिए, यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फनामा की तरफ। फंडनामा में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं न्यू फंड ऑफर्स की, और उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किसे करना चाहिए। अमूमन ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं अमरिन कि NFO में निवेश मत करो, क्योंकि वहां पे कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है और उसी कैटेगरी में पहले से ही कुछ फंड्स होते हैं, तो आप उनमें करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी राय? मेरी भी राय बिल्कुल यही है NFOs के बारे में, कि NFOs में ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। काफी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसीलिए भी करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये सस्ता मिल रहा है 10 रुपए में, बट द NAV डज नॉट मैटर। कि जस्ट बिकॉज आपको 10 रुपए में मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप निवेश करें NFOs में। ऑफ कोर्स आपको जानकारी लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फोकस फंड में एक अभी नया महिंद्रा मनुलाइफ का फोकस फंड का अभी NFO चालू है। 9 तारीख को ये बंद होगा, 26 अक्टूबर को खुला है। ऑलरेडी 24 हैं फोकस फंड बाजार में। यहाँ पर भी आपने क्या इस फंड को थोड़ा पढ़ा है, अगर उसके बारे में कुछ बता सकें कि डू यू थिंक यहाँ पे कुछ यूनिक ऑफर किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फोकस्ड फंड होता क्या है। फोकस्ड फंड में जनरली 25 या 30 स्टॉक्स होते हैं एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द हाई कन्विक्शन बेट्स ऑफ द फंड मैनेजर। इसमें कोई जैसे आप तो यू कैन डिसाइड कि अगर आपको लार्ज कैप में डालना है या मिड कैप में डालना है, मतलब फंड मैनेजर विल डिसाइड कि उनको कहाँ डालना है। एंड यहाँ कोई ऐसे कैप नहीं होता है कि मतलब लार्ज कैप में इतना डालना है या मिड कैप में इतना डालना है। आप कोई भी स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जहां आप समझते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न आएगा। तो द थिंग विथ फोकस फंड्स इज कि क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, इसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा रहता है, बिकॉज इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन 25 to 30 स्टॉक्स। एंड जनरली जो ये फंड्स होते हैं इसमें आपको तभी निवेश करना चाहिए अगर आपको लगता है कि जो बेट्स द फंड मैनेजर इज टेकिंग, या अगर आप समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क है और ज्यादा रिटर्न भी आएगा, तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फोकस्ड फंड इज द स्टाइल ऑफ द फंड, क्योंकि अगर हम अभी भी देखते हैं जो फोकस्ड फंड मार्केट्स में हैं, कुछ हैं जिसमें ज्यादा लार्ज कैप है, कुछ हैं जिसमें कम लार्ज कैप होल्डिंग्स हैं। तो जो भी फंड आप चूज करें, आप जरूर देखिए कि उनका स्टाइल क्या है,
and what sort of sectors are they taking these high conviction bets in? Generally, I will suggest कि ये जो funds होते हैं ये tactical allocation के लिए होते हैं, not for core allocation towards your goals. अगर हम ये जो नया NFO के बारे में बात करते हैं, I don't feel कि इसमें कुछ नया है. दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो फंड हाउस है ये बहुत ज्यादा समय से नहीं है. इनकी जो ज्यादातर स्कीम्स चल रही हैं वो 5 साल से कम की चल रही हैं. So I would not recommend investment as such in focused funds unless you are convinced by the ideas of the fund manager, and I don't recommend this particular NFO either. बहुत बहुत शुक्रिया मुरिन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और फंडनामा की टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए. और हम आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं. इसके लिए आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा. सवाल कहाँ भेज सकते हैं वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. सवाल जब भी लिखते हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात करके आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें. फिलहाल के लिए शो में इतना ही. आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ. नमस्कार.